बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोटीन वगैरह के बारे में, जैविक अणु जितने थे, है ना। आज हम लोग थोड़ा अलग टॉपिक देख लेते हैं ना, जंतु जगत के बारे में। छोटा, बहुत छोटा है, 10 मिनट में लगभग खत्म हो जाएगा, है ना। और एक क्वेश्चन बनने की संभावना वहाँ से है ना। जंतु जगत के बारे में जानते हो तुम लोग? हाँ, जंतु जगत में मतलब जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाए। एक होता है पादप, एक होते हैं जंतु। पादप में आते हैं पेड़ पौधे, है ना। तो पेड़ पौधों का अध्ययन जिसमें किया जाता है पादप जगत हो जाता है ना। उसे बॉटनी कहते हैं, पता है ना। बॉटनी के जनक किसे कहते हैं? थियोफेस्ट, सही बात है। और जंतु जगत का जनक किसे कहते हैं? जो जंतु है ना, एनिमल किंगडम, इसका, हाँ, इसे अरस्तु कहते हैं। अरस्तु को जंतु जगत का जनक कहते हैं, ठीक है। लेकिन सीधे सीधे अगर तुमसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो यही हो जाएंगे। क्या बता रहे थे? हाँ, यही है, हाँ, ठीक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का भी जनक कहते हैं और जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं, क्योंकि शुरुआत जंतु विज्ञान से ही हुई थी, है ना। जंतु मतलब जिसमें जीवधारी सारे आ जाएं, मतलब जानवर वाले, इंसान भी। तुमको इंसान इसमें नहीं है तो इंसान भी जानवर ही है। इंसान क्या है? क्या है इंसान? तुम क्या हो? इंसान इंसान नहीं है, इंसान क्या है? हाँ, तुम क्या हो? हाँ, कह रही हम भी जानवर हैं, ठीक है। क्या करते हैं? घास खाते हैं। सारे थोड़ी ना खाते जानवर घास। किसी कुत्ते को घास खाते देखा है? बिल्ली को? शेर को? शेर को देखा है? तो कैसे जान जाओगे? बच के रहना। अभी इधर गोमती के आसपास एक तेंदुआ घूम रहा है, अखबार में निकला था उस दिन, है। हाँ, तो जंतु जगत का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। जंतुओं के बारे में एक खास बात ये होती है कि ये चल सकते हैं। पादप के बारे में क्या होता है? वो स्थायी होते हैं, वो चल नहीं सकते हैं। ये इनके में थोड़ी एक खास बात होती है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह विचरण भी कर सकते हैं। पैर होते हैं इंसानों के। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके पैर नहीं होते हैं, रेंग के चलते हैं, उन्हें हम सरीसृप कहते हैं। क्या कहते हैं? सरीसृप। वो रेंगते हैं। कुछ कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो चल लेते हैं। सब में अपना अपना अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। इंसानों का अलग है। इंसानों के अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो आसानी से तुम समझ जाओगे जंतुओं को, इंसानों के अकॉर्डिंग अगर मान के चलोगे, है ना। तो जंतु दो प्रकार से हो जाएंगे। एक तो तुम्हारे वो जो क्या कहते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, अंडे वाले, है ना, जो जन्म में क्या देते हैं? अंडे जन्म देते हैं, है ना। फिर उससे बच्चा बाहर निकलता है। तो एक तो अंडे देने वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंडे देने वाले, है ना। अंडे देने वालों को कहते हैं अंडायुज। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता है कि अंडे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो अंडायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडायुज। आसान है, नाम से ही पता लग जाएगा। कुछ होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे इंसान। इंसान क्या है? सीधे बच्चों को जन्म देता है। अंडे तो नहीं होते ना, चिड़ियों में अंडे होते हैं। बच्चों को जन्म देने वाले, है ना। गुड मॉर्निंग। काफी लेट कर दियो तुम। चलो, बच्चों को जन्म देने वाले कौन होते हैं? माता पिता। क्या बात बताइए तुमने, एकदम बहुत बढ़िया। बैठ जाओ शांति से, बैठ जाओ बैठ जाओ। बच्चों को जन्म देने वाले क्या कहलाते हैं? बच्चों को जन्म देने वाले क्या कहलाते हैं? नमस्ते। मम्मी पापा कहलाते हैं। देखो, बच्चों को जन्म देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायुज। तुम लोग काफी लेट आए हो आज। हाँ, जल्दी थोड़ा आ जाते तो बढ़िया रहता है। चलो, संदीप ले गए थे घर अपने। क्यों संदीप? अकेले अकेले चाय पिला के लाया? अरे कुछ नहीं पिलाया? तब ठीक है, तब ठीक है। बाद में, है ना, भंडारे निपट लेना। चलो, ध्यान रखो। चलो, चाह। अंडों को जन्म देने वाले क्या कहलाते हैं? अंडायुज कहलाते हैं। और बच्चों को जन्म देने वाले जरायुज कहलाते हैं। लेकिन एक खास बात होती है बच्चों को जन्म देने वालों में, जितने भी बच्चों को जन्म देते हैं उनमें लगभग सभी में स्तन पाए जाते हैं, है ना। स्तन मतलब ये है कि वो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, है ना। जो उनके बच्चे होते हैं क्या होते हैं? उनको स्तनपान करा सकते हैं, है ना, दूध पिला सकते हैं। तो वो स्तनधारी होते हैं। क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं, है ना। अब स्तनधारी में कैटेगरी अलग अलग है। अभी हमने बताया तुमको, बच्चों को जन्म देने वाले ज्यादातर क्या होते हैं? सब स्तनधारी होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं, हमने ज्यादातर शब्द बोला है,
ना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अंडे देने वाले स्तनधारी नहीं होते हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा, है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो अंडों को जन्म देते हैं और स्तन भी पाए जाते हैं उनमें, ठीक है। अंडे देने वाले स्तनधारी कौन होते हैं? एक होते हैं अंडे देने वाले, है ना। अंडे देने वाले क्या होते हैं? अंडे देते हैं हाँ, और उनमें स्तन भी पाए जाते हैं, स्तनपान भी कराते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे मोनोट्रेमा। क्या होता है? मोनोट्रेमा, है ना। तो अंडे देने वाले जो स्तनधारी होते हैं इनको कहते हैं प्रोटोथीरिया। क्या कहलाते हैं? प्रोटोथीरिया। तो प्रोटोथीरिया जो भी होते हैं, तुमसे पूछा सीधे ऐसे पूछा जाएगा कि प्रोटोथीरिया क्या होता है, तो वे स्तनधारी जो अंडे देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? एक होता है मेटाथीरिया। क्या होता है? मेटाथीरिया के बारे में अगर तुमसे पूछा जाए कि मेटाथीरिया क्या होता है, तो मेटाथीरिया वो होते हैं जिनके शिशु अर्ध विकसित होते हैं। अर्ध विकसित समझते हो कि पूर्ण रूप से विकसित जिनके ना हो वो अर्ध विकसित है, आधा विकसित हो, हाँ जैसे कंगारू। तो इनके शिशु क्या होते हैं? इनका जो शिशु होता है, शिशु मतलब समझते हो? शिशु अर्ध विकसित होता है। क्या है? हमको बताओ, परपंच मत करो, बताओ। कंगारू क्या होता है? कंगारू अर्ध विकसित होता है उसका शिशु। बच्चे को तो जन्म दे देता है ये बच्चे को जन्म देता है, शिशु को जन्म देता है, लेकिन इसका शिशु पूर्ण रूप से बाहर समाज में आने के लिए तैयार नहीं होता है ना। तो उसके आगे एक थैली बनी होती है, उसमें रख लेता है पैक करके, है ना। खा जाता है? क्या होता है? खा जाता है नहीं, उसके अंदर रख लेता है ना, थैली बनी होती है कैसे झोला टाइप का, उसी में बच्चे को उठा करके बिठा लेता है, और बाकी का जितना बच्चे का विकास होता है वो उसी थैली के अंदर ही होता है, ठीक है। तो अर्ध विकसित बच्चों को जन्म देने वाले कौन कहलाते हैं? मेटाथीरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटाथीरिया। इंसान अर्ध विकसित है या पूर्ण रूप से विकसित है? पूर्ण रूप से विकसित है। अगर ऐसे देखा जाए तो पूर्ण रूप से विकसित है ना। इंसानों को कहते हैं यूथीरिया। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ना, ये क्या कहते हैं? यूथीरिया कहते हैं। इंसान क्या है? यूथीरिया है। लेकिन अगर तुम थोड़ा और साइकोलॉजिकली देखो तो इंसान पूर्ण विकसित नहीं है क्या? इंसान तो बिल्कुल विकसित नहीं। हाँ, इंसान शरीर से पूरी तरीके से विकसित है, और मानसिक तौर पर कुछ नहीं उसे पता होता है ना। पढ़े लिखे लोग विकसित नहीं होते। पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पढ़ लेते, किताबी ज्ञान खूब हो जाता है, लेकिन फिर भी रहते मूर्ख के मूर्ख ही हैं, है ना। ये कहानी है, बताओ तो सुना दे, है ना, सुना दे, 5 मिनट की है। तो एक बार हुआ क्या, एक चोर था। चोर इंसान ही है ना, कुत्ते वाला चोर नहीं जो कुत्ते रोटी चोरी कर ले जाते, वो वाले नहीं। एक इंसान था, आदमी, पुरुष, है ना। वो चोर था, और उसने क्या किया, एक घर में रात में कूद गया चोरी करने के लिए। तो सोचा सब लोग सो रहे होंगे, लेकिन नहीं, एक बुढ़िया जग रही थी जो उस घर की मालकिन होगी शायद। तो उसने देख लिया, कहा कि आ गए भैया, आओ आओ, चोरी करने आओ, बहुत बढ़िया, आ जाओ चोरी कर लो आके, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी यही चाहते हैं कि तुम चोरी कर ले जाओ। हमारी जो बहू है बहुत नालायक है ना, और तुम सारा उसका चोरी कर ले जाओ, जितने गहने वहने सब चोरी कर ले जाओ। उसने कहा कि यार अजीब बुढ़िया है, ऐसा कौन करता है कि यार सब अपना खुद ही वो करे कि लूट ले जाओ, चोरी कर ले जाओ। उसने कहा कि नहीं, अपनी बुढ़िया जो अपनी बहू है उससे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं परेशान, इसलिए हम चाहते हैं, तुम चाहो तो हम तुमको बता सकते हैं कि सारे गहने कहाँ रखे हैं उसके, तो आराम से उठा ले जाना। उसने कहा यार इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बुढ़िया ने कहा तुमको एक काम करना होगा, भाई कहानी सुन लो थोड़ा, है ना, 5 मिनट की कहानी से तुमको कहानी सुनाने लगते हैं। उसने कहा 5 मिनट की कहानी है, सुन लो। तो उसने कहा यार कितनी अच्छी बात है, बता, ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। बुढ़िया आराम से बता देगी कहाँ रखा है, उठाएंगे लेके चले जाएंगे, कहानी भी सुनेंगे फोकट में। तो उसने कहा कि चलो सुन लेते हैं। तो उसने कहा कि एक बार क्या था, जब हम थोड़ा जवान थे, है ना, तो हम एक बार घूमने गए थे राजस्थान। तो कहा वहाँ पे खूब सारा रेगिस्तान था, तो हम भटक गए रेगिस्तान में, और हमको बहुत तेज़ प्यास लगी थी, और हम प्यास के मारे गिर गए वहीं रेगिस्तान में, और एक चील आई ऊपर से झपट्टा मार दिया ऐसे हमारे ऊपर। हम बहुत तेज़ से चिल्लाए, राहुल, उसके बेटे का नाम था, राहुल राहुल, खूब तेज़ से चिल्लाई,
तब तक उसका बेटा जग गया और वो आ गया वहाँ पे, और फिर चोर की जो धुनाई हुई है। तो चोर को विधिवत वहाँ पे इंतजाम किया गया। तो विकसित है क्या? इंसानी दिमाग के तौर पे वो विकसित नहीं है ना। फिर चोर की बारी आई, उसके बेटे ने कहा कि चलो इसको अब पुलिस में दे देते हैं। मीडिया ने कहा छोड़ दो, वैसा ही पीट तो इतना चुका ही है, इसको इसकी सजा मिल गई है। तो उसने कहा, चोर ने कहा नहीं साहब, कृपा करके हमको पुलिस के हवाले कर दो, हमको जाना है, जेल जाना है हमको। तो उसने कहा नहीं, तुमको तुम्हारे अपराध की सजा मिल गई है। तो उसने कहा कहाँ मिली है? अभी तो हमको उस अपराध की सजा मिली है जो चोरी करने आए थे, उस वाले अपराध की सजा ही नहीं मिली कि हम अपनी एकाग्रता भूल गए हैं, हम ये भूल गए कि हम चोर हैं, अभी हमको उसकी सजा मिलनी बाकी है। ये हमारी गलती है कि हम अपना काम छोड़ करके दूसरे के बहकावे में आ गए और उसकी सजा मिलना अभी बाकी है। तो यही काम तुम लोग भी करते हो, तुम लोग अलग कुछ नहीं करते, उसी के जैसे हो। इसीलिए कहते हैं इंसान इतना विकसित नहीं है ना, पढ़ लिख जाने के बहुत बाद में विकसित होता है उतना आदमी। कहते हैं पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। पढ़ा लिखा, आप सोचो चोर बना होगा तो चोर की कहीं से पढ़ाई की होगी कि कैसे ताला तोड़ते हैं, कैसे चुपके चुपके चलते हैं, कोई पहचान ना पाए, है ना। तो उसकी भी कुछ ना कुछ उसने डिग्री ले रखी होगी चोर होने के लिए। ऐसे थोड़ी ना चोर की उपाधि मिल जाएगी। चोर होना आसान है क्या? चुरा के दिखाओ यहाँ से कुछ। अब जिसके पास डिग्री हो वो ना ट्राई करे, तो पता लगे सही हम चुरा ले जाओ, हमको पता ना लगे, है। तो समझो, पढ़ लिख जाने से कोई भी शिक्षित नहीं हो जाता। पढ़ा लिखा हो जाता है पर शिक्षित नहीं होता। शिक्षित होना एक अलग चीज़ होती है ना। तुमने जितने भी चीज़ें देखी होंगी, जैसे ज़्यादातर धर्मों में क्या होता है, अपने यहाँ देखोगे अपने धर्म में तो पंडित होते हैं, है ना, पंडित। और इस्लाम में मौलवी होते हैं, ना, मौलाना, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने धर्म की खूब सारी किताबें रटे होते हैं। लेकिन जब भी बारी आती है समाज में, तो हम लोग उन पंडितों को कहते हैं कि रत्तू तोता है। उनकी हम लोग तुलना तोते से करते हैं। और तोते का मतलब समझते हो क्या होता है? कि उसने चीज़ों को केवल रटा है, समझा नहीं है। रटना अलग चीज़ होती है और समझना अलग चीज़ होती है। रटा तोते को भी होता है पर उसको उसका अर्थ नहीं पता होता है, इसलिए जितना भी रटा है वो सब बेकार है। जब तक तुम उसकी वास्तविकता को समझोगे नहीं कि इसका मर्म क्या है, तब तक कितना भी रटाओ वो सब का सब क्या है, व्यर्थ है ना। सोचो, पंडित आज के समय पे पंडित सारे लोग जितने भी हैं, एक से एक पंडित होंगे, खूब सारे मंत्र रटे होंगे। तो एक पंडित था वो रावण। तो जब वो गाता था जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम, वो जब गाता था तो शंकर जी स्वयं प्रकट हो जाते थे, है ना। और वही मंत्र आज के समय पर पंडित रटे हुए हैं, और महीनों से रटते हैं, सालों से रटते हैं, कहीं नहीं, कोई नहीं आता। कोई आता है क्या? सेम वही चीज है। वही शिव तांडव स्तोत्र जो है, वही रावण ने जब गाया तो शंकर जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं, कहते बेटा बताओ क्या करना है। वो कहता है हमारे घर चलना है। वो कहते चलो। वो कह रहा दावत पे नहीं बुला रहे हैं तुमको, जो चलो कह रहे हो, ले जाएंगे वहीं रखेंगे, तुमको वापस नहीं छोड़ेंगे। शंकर जी ने कहा इतना ज्यादा तुमने मंत्रोच्चारण से उनको बुला ही लिया है, तो जो मर्जी वो करवा लेना। तो वो सब करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ आज पंडित जी से कुछ नहीं हो रहा। नहीं, एक से एक मिलेंगे तुमको जो खूब बढ़िया रटे होंगे, सारे रटे होंगे, लेकिन रटना एक अलग चीज होती है। रावण के पास वो था कि वो खुद, उसका ज्ञान इतना था कि स्वयं रचना करता था उसकी, वो भाव से आते थे अंदर से। जैसे हम तुमको बीच बीच में कहीं से कहानी बताने लग जाते हैं ना अचानक से, तो कहानी रटी नहीं होती है, लेकिन वो अचानक से आ जाती हैं, है ना कहीं कभी सुना होगा। और अचानक से जैसी परिस्थिति होती है वैसी कहानी निकलने लगती है, तो उसका कुछ फील होता है। और यही कहानी अगर रट के तुमको सुनाया जाए तो फील नहीं आएगा। तुमसे कह दिया जाए घर में तुम किसी को सुनाओ जाके कहानी, उतना मजा नहीं आएगा तुम लोग जिसको भी सुनाओगे, क्योंकि वो रटी हुई है। उसका मर्म तुमको नहीं पता कि ये कहानी सुनानी कहाँ पे है, कब सुनानी है। और पंडित जी गाते रहते हैं, ज्ञान होता है खूब सारा, सारे वेद शास्त्र पुराण, मौलवी जी अपना कुरान जो भी होगा अपना सब रटे रहते हैं, पर उसका कोई मतलब बनता है? रट लेने से तुम पढ़े लिखे हो जाओगे। अब पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। पढ़े लिखे होने के बाद में जब तुम शिक्षित हो जाओ तब तो मतलब होता है उसका कुछ। शिक्षित का मतलब होता है दिमाग की ढक्कन खुला होना चाहिए तुम्हारा, है ना।
ये नहीं है कि तुम्हारा किताबी ज्ञान खूब है, छोटी छोटी बातों पे बहस कर रहे हो, लड़ाई करने लग जाते हो बात बात पे। और जबकि तुमको बार बार हमने समझाया कि लड़ाई करना मतलब मूर्खता है। भगवान बुद्ध वाली कहानी बता चुके हैं उनको बार बार पहले ही। तो वो कहानी ध्यान रखा करो कि लड़ाई करना या क्रोध करना वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। क्रोध भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब भी तुम गुस्सा करते हो वो सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्ही को करता है। और लड़ाई करने का तुमको श्री कृष्ण वाली कहानी बता रखी है कि लड़ाई का नुकसान क्या क्या होता है। बहुत सारे नुकसान हैं, लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। बात समझे मेरी? तो लड़ाई करना ही नहीं है। लड़ाई जब भी जिससे भी करोगे वो अपने लेवल पे ले आएगा तुमको। छोटे आदमी से करोगे बिल्कुल छोटे ले आएगा। लड़ाई करना है मोदी जी से करो, खोल दो मोर्चा मोदी जी के खिलाफ। भले ही जेल में जाओगे लेकिन पूरा हिंदुस्तान समझ जाएगा कि हाँ कोई आदमी है संदीप नाम का हिंदुस्तान में जो मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोला है। बात समझ रहे मेरी? रिक्शा वाले से लड़ जाओ, चपाटे अलग खा जाओगे, उससे बेइज्जती अलग होगी, वो अपने लेवल पे ले आएगा तुमको, है ना। तो लड़ाई किससे करनी है और कहाँ करनी है ये बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो करनी ही नहीं है, और करे तो बहुत सोच समझ के। दोस्ती किसी से भी कर लो, कहते हैं हम लोग मित्र बनाते हैं तो बड़ा सोच समझ के बनाते हैं यार कि अपने लेवल का आदमी होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कौन सा तुम उससे रोज़ मिल रहे हो। घनिष्ठ मित्र हैं वो अपने लेवल के रखो कि हाँ वो तुमको अपनी संगत में ना ले आए, लेकिन चलते फिरते हर किसी आदमी से बोलो क्या जाता है तुम्हारा, है ना। जहाँ मिले राम राम कर लो, निकल जाओ, है ना। पागल नहीं समझते हैं ऐसे। देखो हाँ तुमको एक बात और बता रहे थे, तुम कहते ना कि ऐसे पागल समझेंगे लोग। जब भी कोई आदमी कुछ समाज से अलग हटके करता है तो उसको लोग पागल ही समझते हैं। जब तक तुम उनके अकॉर्डिंग काम करते रहोगे तब तक वो तुमको कहेंगे भैया बहुत सभ्य आदमी है, बहुत सीधा लड़का है। जिस दिन भी तुम उनसे हटके अलग हटके कुछ भी काम करोगे उस दिन वो तुमको पागल ही घोषित करेंगे सबसे पहले कि पगला गए तो। और अगर उनके हिसाब से ही चलते रहे तो वही कर पाओगे जो उन्होंने किया है। वो भटक रहे हैं तुम भी भटकोगे, और उनसे आगे जाना है तो तुमको कुछ ना कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। कई बार तुम सफल होगे, कई बार असफल भी होगे, पर तुमको एक सफलता से मतलब है, एक बार सफल हो जाओ हो गया तुम्हारा काम। कई बार असफल हो गए, और जब भी असफल हो गए दुनिया यही कहे कि तुम पागल हो गए भैया, पढ़ते पढ़ते पागल हो गए। तो अगर पागल का टैग मिल रहा है तुमको तो समझ लो तुम सही रास्ते पे हो, क्योंकि दुनिया तभी तुमको पागल कहेगी जब तुम दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं होगे, भीड़ चाल से अलग चलोगे। भीड़ कहते हैं भीड़ धक्का देता है, तुमको सहारा मिलेगा भीड़ से कि तुमको कहीं जाना है और तुम्हारे दम नहीं है थोड़ी भी, फिर भी भीड़ में धक्के में चले जाओगे तुम, वो धक्का लेके चली जाएगी लेकिन तुम्हारा वो पहचान छीन लेगी। अकेला आदमी संघर्ष जरूर करेगा, वो अपने पैरों के दम पे जाएगा, लेकिन वो पहचान अपनी छाप छोड़ के जाएगा। दुनिया पहचानेगी कि हाँ फलाने आए थे, और भीड़ में सहारा मिलेगा लेकिन पहचान नहीं बनेगी तुम्हारी। इसलिए अगर कोई पागल कहता है तो समझ लो सही रास्ते पे हैं, है ना। अब वो कटोरा वाले पागल ना हो जाओ कि कटोरा ले जाओ घूम रहे हैं इधर उधर, है ना, फटे पुराने कपड़े पहने वो वाले पागल ना हो जाओ। बात समझे मेरी? तो तुम लोग यूथीरिया हो, मतलब विकसित हो, क्या हो, हाँ, और पूर्ण रूप से, हाँ हाँ पूर्ण विकसित हो, लेकिन शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से विकसित तुमको करने के लिए स्कूल भेजा जाता है, विद्यालय भेजा जाता है कि भैया सीख लो, थोड़ा पढ़ लो चीज़ें, है ना, जिससे शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक तौर पे भी तुम विकसित हो जाओ और एक अच्छे इंसान बन जाओ, है ना। पढ़ाई किस लिए करते हैं? एजुकेशन किस लिए होती है? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? एजुकेशन इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? एजुकेशन इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि रोजगार पाना है, एम्प्लॉयमेंट पानी है, इसके लिए पढ़ाई करते हैं, जबकि इसके लिए पढ़ाई होती ही नहीं है। इसके लिए ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तुमको एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटमेंट होना चाहिए। एनलाइटमेंट समझते हो? तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। गलत मतलब निकाल लेते हो तुम लोग पढ़ाई का। पढ़ाई का मतलब नौकरी पाना नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब होता है कि खुद की चीज़ों को डेवलप करना, एक अच्छा इंसान बनना, एक विकसित दिमाग की मानसिकता रखना। हम लोग क्या होते हैं तुरंत ही
किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। नेताजी आ गए, अरे नेताजी, तुरंत चरणों में साष्टांग, नेताजी आ गए। कोई अधिकारी आ जाए तुरंत सर 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 सर, जबकि सर का मतलब पता है? जो सर शब्द कहते हो, सर शब्द का मतलब क्या होता है? कितने लोग जानते हो? कोई भी अधिकारी आ जाता है फटाफट सर 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 मेरा ये काम, सर मेरा वो काम। सर का मतलब क्या होता है? ये सर शब्द अपने यहाँ से नहीं है, ध्यान रखना। ये पश्चिमी देशों का दिया हुआ है, खास करके ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अपने यहाँ श्रीमान कहते हैं, और हाँ, महिलाओं को श्रीमती, अंग्रेजी में मैडम कहते हैं। जबकि सर की वास्तविकता जानते हो क्या होता है? पश्चिमी देशों में एक कल्चर हुआ करता था जिसे कहते हैं गुलाम बनाने का। तो जिसके पास जितना ज्यादा गुलाम होते थे वो उतना बड़ा सर होता था। उसके गुलाम उसको सर कहते थे। गुलाम मतलब इंसान को ही जानवरों की तरह बांध के रखना, उनसे वो सारे काम करवाना, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ ना देना, सिर्फ और सिर्फ भोजन, जैसे जानवरों के साथ करते हो। केवल चारा दे दिया, कभी कभी सूखा ही भूसा दे दिया, वो क्या है? गुलाम ही तो है तुम्हारे, दिन भर बंधे हैं। उस स्थिति में इंसानों को रखा जाता था। तो जो उसका मालिक होता था वो सर कहलाता था। वो कल्चर वहाँ से आया है। और हमको सिखा गए कि भैया कोई भी वैसा आदमी हो थोड़ा तो तुरंत सर। हमारे यहाँ श्रीमान होता है, श्रीमती होता है। श्रीमती का मतलब समझते हो? मैडम कह देते हो फटाक से, मैडम, मैडम नहीं होता, श्रीमती। श्रीमती का मतलब समझते हो? हिंदी में श्री का मतलब होता है, श्री का पर्याय है लक्ष्मी, और मति मतलब बुद्धि। और बुद्धि की देवी कौन? सरस्वती, जिसके अंदर लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है। इतना सम्मान हम देते हैं उनको, तब कहते हैं श्रीमती। तो अपने कल्चर में उनके कल्चर में बड़ा अंतर है। हम लोग क्या कहते हैं? तुरंत सर। सर नहीं होता है, क्या होता है? श्रीमान होता है, महोदय होता है, जो भी कहो। हमारे यहाँ टीचर को जब सर कहते हो ना तुम लोग, हमारे यहाँ आचार्य कहते थे। आचार्य कहते थे, जिसका हम लोग अनुसरण करते हैं। इसीलिए टीचर खुद पहले अच्छा बनता है, जिससे देख देख करके उसके जो विद्यार्थी हैं वो भी उसी पथ में चले, अनुसरण करते हैं ना बच्चे उसका, वो आचार्य होता है। उनके यहाँ सर का प्रोग्राम है कि सर 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 सर। तो सर नहीं होता है कुछ, ठीक है? ये बात समझ में आई तुमको? फालतू की बातें तुमको इधर उधर की बताते रहते हैं, पर ध्यान रखना, ठीक है? कितना सब चीज़ें इसको मिटा देते हैं। स्तनधारी कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या होते हैं? प्रोटोथीरिया वो होते हैं जो अंडे देते हैं, और मेटाथीरिया जिनका शिशु पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और यूथीरिया क्या होते हैं? जो पूर्ण रूप से शारीरिक तौर पर विकसित होते हैं, है ना? मानसिक तौर पे तो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं ना, वो होता नहीं है, ठीक है? एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कहते हैं सबसे छोटा अंडा। सबसे छोटा अंडा किस जीव का होता है? चिड़िया। चिड़िया आती है बहुत छोटी। चलो पूरा लिख देते हैं। सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? आप बताओ। चिड़िया 1 ग्राम की होती है? 1 ग्राम की होती है? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कीवी नहीं, इसे कहते हैं हमिंग बर्ड। क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड, है ना? ये अंग्रेजी का नाम है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं गुंजन चिड़िया। क्या कहते हैं? हाँ, कहाँ देखा है तुमने? तुम्हारी दीदी के यहाँ पाली गई है गुंजन चिड़िया? आप पागल वाली बातें कर रही हो, यहाँ हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। कहाँ से मंगवाई? ये चिली में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चिली में पाई जाती है। चिली जानते कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली। कितने लोग बता सकते हो चिली की राजधानी क्या है? चिली सैंटियागो, बिल्कुल सही बात है। चिली एंडीज पर्वत देखा ना, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत के आसपास ही बसा हुआ एक देश है, इसका नाम क्या है? चिली। वहीं पे पास में एक पेरू देश है। पेरू नाम सुना? पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। तो ये कहाँ चिड़िया पाई जाती है?
चिली में पाई जाती है ना। हमिंग बर्ड नाम है, सबसे छोटा अंडा होता है ना। पूछा जाए सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा हो जाता है? तो शुतुरमुर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? शुतुरमुर्ग। सही लिखा है, शुतुरमुर्ग। ठीक, शुतुरमुर्ग को अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार हिंदी वाला ऑप्शन नहीं दिया होता है, हिंदी में भी जो लिखा होता है वो भी अंग्रेजी में ही लिखा होता है, तो ऑस्ट्रिच ध्यान रखना। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। पर इसकी विशेषता ये होती है कि उड़ नहीं सकता। क्या होता है? उड़ नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा होता है, इसका शरीर इतना भारी होता है कि ये उड़ नहीं पाता है। पक्षी शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ नहीं पाता है। लेकिन जो हमिंग बर्ड है, इसके बारे में बात की थी, ये सबसे छोटा होता है और इसके उड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो उल्टा होती है। ये उल्टा उड़ता है। ये जो ये वाला है ना, ये कैसा उड़ता है? उल्टा उड़ता है, पीछे की ओर। ठीक है ये पीछे की तरफ उड़ता है और इतनी स्पीड में पंख हिलाता है कि तुम देख ही नहीं सकते कि पंख हिला रहा है या नहीं हिला रहा है। बहुत स्पीड में ऐसे दिख रहा है ना, इससे तेज, इतनी स्पीड में कि तुम देख ही नहीं सकते कि पंख हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे हैं। देखो अभी कहा शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता तो कैसे हो जाएगा है ना। हमिंग बर्ड की बात कर रहे हैं, वो इतनी स्पीड में पंख हिलाता है कि तुम उसको देख नहीं सकते। देखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कैमरे में रिकॉर्ड कर लो और स्लो मोशन लगा दो, आराम से देख लोगे, है ना। तो ऐसे कर सकते हो, स्लो मोशन में देख सकते हो। इतनी स्पीड में वो अपना पंख फड़फड़ाता है ना। अपने यहाँ पाया नहीं जाता, नहीं तो तुमको हम दिखाते। यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो तुमको ऐसे मिल जाएंगे उसके उड़ते हुए, स्लो मोशन करके तुमको बढ़िया से दिखा देते हैं, है ना। याद रहेगा। अच्छा एक है, क्या कहते हैं, एक जीव होता है, इसको कहते हैं कि एक ही जीव में दोनों होते हैं, नर भी होता है मादा भी होते हैं। इसको कहते हैं द्विलिंगी जीव, है ना। द्विलिंगी जीव बताओ कौन होता है? ऑप्शन, इंसान, मनुष्य नहीं होता। और क्या देते हैं? जानवर, जानवर होता है। नहीं, केचुआ होता है। केचुआ क्या होता है? द्विलिंगी जीव होता है, उसमें नर भी होता है और मादा भी होते हैं। ठीक है, नर और मादा दोनों उसमें पाए जाते हैं। किसमें? केचुआ में, अलग अलग नहीं होता। ठीक है, कितने लोग बता सकते हो केचुए का साइंटिफिक नेम क्या है? मनुष्य का तो जानते ही होगे, केचुए का बताओ, केचुए का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम नहीं जानते कोई लोग? पता है? लो आधा लिख दिया, अब तो याद आ गया होगा। लुब्रिकेशन, चिपकाना होता है। क्या नाम होता है इसका? केचुए का साइंटिफिक नाम क्या होता है? हाँ, लुब्रिसिना, है ना। तो लुब्रिसिना केचुए का साइंटिफिक। कैसे? केचुए की विशेषता ये होती है कि इसका जो हार्ट होता है ना, हृदय, उसमें 8 चैम्बर होते हैं। इतना छोटा जीव और उसके हृदय में 8 चैम्बर होते हैं, है ना। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? और मानव के जो मनुष्य होता है, मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो पहले से टुकड़े टुकड़े में है ना, 4 टुकड़ों में पहले से है। ठीक है, लेकिन केचुआ जो होता है उसके हृदय में 8 टुकड़े होते हैं, है ना, 8 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, केचुए की अगर बात की जाए कि ये सांस कैसे लेता है, जो इसका उत्सर्जी अंग है, मानव में देखोगे उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से वो श्वसन करता है ना। तो मानव का उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा? उत्सर्जी अंग हो जाएगा मानव का उसके फेफड़े, है ना। लेकिन अगर केचुए की बात की जाए, केचुए का उत्सर्जी अंग क्या होता है? इसका उत्सर्जी अंग क्या कहलाता है? तो बता सकता है? मुंह से सांस लेता है, नेफ्रेडिया। ठीक है, केचुआ कहाँ से सांस लेता है? तो उसका उत्सर्जी अंग जहाँ पे होता है ना, फिल्ट्रेशन का जो काम करता है, वो कौन होता है? नेफ्रेडिया होता है ना। अच्छा, मछली वाला सब लोग जानते हो कि मछली कैसे अपने गलफड़ों से लेती है सांस, है ना। तो उसमें क्या होता है? पानी एक तरफ से भरता जाता है, दूसरी तरफ से निकलता जाता है। यहाँ से पीछे इधर कटा होता है, जैसे यहाँ पे इधर कटा होता है, इधर से भरेगा, इधर से निकलेगा पानी, इधर से बाईपास सिस्टम होता है, इधर से पानी
तैरती रहती है, इधर आगे से मुंह खोल के, इधर से पानी जाता है, पीछे से निकलता रहता है ना। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब करती रहती है, बाकी निकलता रहता है, तो उसके श्वसन करने की प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। पर एक मछली होती है जो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती, बाकी सारी मछलियाँ पानी के अंदर सांस ले लेती हैं ऐसे अपने गलफड़ों से, लेकिन एक मछली होती है जो पानी के अंदर नहीं, उसको सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। डॉल्फिन देखा है ना, वो छलांग लगाती रहती है बार बार, उसको मजा नहीं आता छलांग लगाने में, वो अंदर सांस नहीं ले सकती, है ना। तो ऐसी मछली कौन सी हो जाएगी जो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती? डॉल्फिन। और व्हेल भी है, और व्हेल एक स्तनधारी जीव है। व्हेल क्या है? स्तनधारी जीव है, बहुत बड़ा भी है, हाँ बच्चे देती है। और क्या होता है उसमें, स्तनधारी होता है ना, तो बच्चों को अपने स्तनपान करा सकते हैं, ठीक है। तो केचुए की बात करें तो केचुए का सर्जिंग क्या हो जाता है, उसके नेफ्रेडिया हो जाता है, इंसानों में फेफड़े हो जाते हैं, और मछलियों में उसके गलफड़, गलफड़े कहलाते, क्या कहलाते हैं? हाँ गलफड़े, जो भी ऑप्शन में हो लगा लेना, ठीक। हाँ एक होता है कीट, कीट समझते हो? कीट मतलब कीड़े, इसका उत्सर्जन बताओ। नाक से सांस लेते हैं? अरे बेवकूफ, नाक से तो तुम भी सांस लेते हो, फिर फेफड़े कहाँ लिखा तुमने? उत्सर्जन की बात कर रहे हैं ना। बताओ केचुए का, बताओ केचुए का उत्सर्जन कौन सा होता है? यही नहीं बिटिया, ट्रैकिया होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है ना। जो कीड़े होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया से सांस लेते हैं, है ना। तो कुछ थे छोटे छोटे से इम्पोर्टेंट थे, इसमें से 2-4 क्वेश्चन तुमको मिल सकते हैं, आएगा एक ही इनमें से कोई एक आ जाए, उतने में तुम्हारा भला हो जाएगा। छोटा सा था, इतने में कवर हो जाएगा आराम से, ठीक है। याद हो जाएगा सब, चलो।